देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दिनेश तिवारी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हमने अपने इस चैनल पे हिंदी व्याकरण को लेके जो एक सीरीज स्टार्ट की है, उसी की कड़ी में हम अगला वीडियो जोड़ रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम जानेंगे कि इन वाक्यों को विग्रह कैसे किया जाता है और उसी के अगले बिंदु पर हम जानेंगे कि वाक्य और उपवाक्य क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। वाक्य विग्रह। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया। हमने अपने पहले वाले वीडियो में देखा था वाक्य के दो अंग होते हैं, एक को बोलते हैं उद्देश्य और एक को बोलते हैं विधेय। अर्थात वाक्य के विभिन्न अंग यानी उद्देश्य को और आपके विधेय को अगर वाक्य से अलग अलग कर दिया जाएगा, उसी को आप वाक्य विग्रह कहेंगे। अब हम देखेंगे कि सरल वाक्य का विग्रह किस तरीके से किया जाता है। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनते हैं। जैसे मोहन गाता है, आप जानते हैं कि उद्देश्य इसमें मोहन है और गाता है विधेय है। तो वाक्य के अंदर हमने उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कर दिया, इसी को हम बोलेंगे वाक्य का विग्रह। आगे हम और बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर तो स्वतंत्र उपवाक्य यानी दो सरल वाक्य बनते हैं। हमने कल देखा था कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद: पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। अब हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर, योजक का मतलब वो शब्द जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। अब जब हम ध्यान से देखें तो यहाँ योजक चिन्ह आया है और को हम इस वाक्य से हटा दें तो हमारे पास बनेगा चित्रकार चित्र बनाएगा और दूसरा वाक्य बन जाएगा बाजार में बेचेगा। अर्थात हमने देखा कि इस पूरे वाक्य के अंदर से दो अलग अलग वाक्य निकल के आ गए। तो संयुक्त वाक्य को जब भी हम विभाजित करते हैं तो वो दो या दो से अधिक उपवाक्यों में बढ़ जाता है। अगला हमने देखा था कि रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार था मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में से योजक को हटाने पर दो अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं। जैसे चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ तीन अलग अलग बातें आएंगी: चित्र बनाएगा, बाजार में बेचेगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, अर्थात दो उपवाक्य हैं। और अगर हम पूरे को ध्यान से देखेंगे पूरे वाक्य को, तो चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा, यानी हम हर उपवाक्य के साथ में एक समापिका क्रिया लगी हुई है। अर्थात समापिका क्रियाओं को अलग अलग करके बांटना हमारे को मिश्र उपवाक्य के अंदर दिखता है। अब यहाँ बार बार शब्द आया था, कल भी मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर एक विशेष शब्द आ रहा है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होते हैं, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि उपवाक्य क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्लॉज बोल देते हैं। यदि किसी एक वाक्य में से एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है। फिर से गौर कीजिएगा, यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं हों, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। हर बात में अलग अलग समापिका क्रियाएं हैं। समापिका क्रियाएं क्या होती हैं वो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि वही क्रियाएं जो वाक्य को समाप्त करती हैं, यानी बात को खत्म करती हैं। और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए फिर देखिएगा, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा तो एक समापिका क्रिया, बाजार में बेचेगा दूसरी समापिका क्रिया। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कह देते हैं और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब हम देखिएगा इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे उपवाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे, तो तीन प्रकार के होंगे। मैंने कल भी आपसे कहा था कि बिंदु को जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ जो शब्द आएंगे उनके कुछ ना कुछ अर्थ होंगे। तो उपवाक्य मुख्यतः तीन प्रकार से हैं: समानाधिकरण उपवाक्य,
प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब देखिएगा इसी परिभाषा में इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। देखिएगा प्रधान उपवाक्य शब्द आ गया और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य भी शब्द आ गया। तो कल के आने वाले अपने लेक्चर में हम इनकी परिभाषा को भी समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को प्रमोट किया है, इसको सपोर्ट किया है, इस बात के लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। मैं एक छोटी सी विनती करता हूँ आप सभी से। अभी बहुत कुछ इसमें दिक्कतें हैं, बहुत कुछ परेशानियां हैं, बहुत चीज़ें आपके सामने ऐसी आ रही हैं जो कि थोड़ा सा परेशानी आपके लिए भी हो रही है, मेरे लिए भी हो रही है, पर फिर भी देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा, प्यार बना रहा, तो ये काम आगे बढ़ेगा और निश्चित जो आप चाह रहे हैं वो आपके सामने होगा। सीबीएसई के बोर्ड के साथ में उत्तराखंड बोर्ड और भारत के जितने भी विद्यार्थी इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद जहाँ जहाँ टॉपिक है आप यहाँ से इस लेक्चर को सुन सकते हैं। पीडीएफ के रूप में ये हैंड रिटन नोट उसमें लिंक कर दिए जा रहे हैं। आप नोट्स बनाइए, एक बार लेक्चर को सुनिए और धीरे 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 करके अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है, जो तैयारियां हैं, उसको और मजबूत कीजिए। और इन्हीं आसानों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।